इसके लिए काम करेगा। ये करने की आवश्यकता क्या थी? जैसे आपने भी सुना कि सीएसआर के विषय आए, बहुत सारे सरकारी योजनाओं के विषय आए। संगठन एक अलग तरीके का काम करता है। संगठन कभी आक्रामक भी हो सकता है, संगठन प्रश्नों के ऊपर काम करेगा, और यह संगठन तो दोनों तरीके पे काम करता है। प्रश्न भी है, हम खाली प्रश्न लेकर नहीं जाएंगे समाज में, सरकार में उस प्रश्न का उत्तर भी क्या है वो हमारे पास होना चाहिए। इस तरह से हम काम करते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड में काम करने वाले कार्यकर्ता है, लोगों के बीच में जाकर काम करने वाले कार्यकर्ता है। लेकिन हमारे समझ में आया कि जब से सीएसआर आया है ना, बहुत सारी एनजीओ का जन्म हुआ है, बहुत सारी एनजीओ का जन्म हुआ है। जिन्हें जरूरत है उस पर पैसा नहीं जाता है। वर्ल्ड बैंक का भी कितना पैसा डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए रिजर्व होता है, लेकिन ये पैसा सही हाथों में नहीं जाता है। जैसे मैं देश भर में प्रवास कर रहा था, दादा भी प्रवास करते थे, हमारे ध्यान में आया बहुत सारी एनजीओ जिनके नाम नवजीवन, नवनिर्माण ऐसे नाम लेकर ये जो जनजातियों इस ट्राइब्स में काम करती है, ज्यादातर दक्षिण भारत में या नॉर्थ ईस्ट में आपको ये संगठन दिखेंगे। और ये संगठन ये सीएसआर का फायदा बहुत लेते हैं। ये सरकारी जो फंड होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं काम कौन करते हैं। नाम तो मेरे जैसा होता है अनिल फंड, लेकिन मैं वो नहीं होता हूँ जो मेरा नाम है, मैं कुछ और होता हूँ और मुझे कुछ और मिशन के लिए भेजा गया होता है। इस समाज में इस तरह का काम चालू था। और ये जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स मैंने आपको बताया, ये कौन है? तो इन्हें देखने का एक तरीका है, इस तरह का है कि प्रशासन इन्हें क्रिमिनल के तौर पर देखता है। अभी वो एक्स क्रिमिनल भी है, डिनोटिफाइड के जो नोटिफाइड क्रिमिनल थे, डिनोटिफाइड हुए 1952 में, अभी वही के वही है। किसी कैटेगरी, उनके लिए कोई कैटेगरी नहीं बनी है। जबकि बहुत सारे कमीशन और कमेटी ने कहा था कि ये ट्राइब्स है, तो ये किसी कास्ट में है, कहीं ओबीसी में है, एससी में, एसटी में, वहां भी उनकी हालत ये है, इनमें माइग्रेशन ज्यादा होता है, तो उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता है किसी कैटेगरी का। कोई एसटी में भी है, एसटी में भी है, ओबीसी में, लेकिन कोई स्कीम का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है हमारे समाज में, जो समाज ज्यादा संख्या में होता है, जिसकी ज्यादा ताकत होती है, वो सब कुछ ले पाता है। इनमें तो एजुकेशन का ड्रॉप आउट इतना है कि 5th क्लास तक की 90% तक बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आगे पढ़ाई नहीं होती है। तो अब सोचिए कि ये अभी तक, हम तो बहुत आगे की बात करते हैं, सामाजिक प्रवाह में भी ये लोग नहीं आए हैं। बहुत सारे कमीशन का आप रिपोर्ट देखेंगे तो कहा जाता है कि भारत में इनकी आबादी 15 करोड़ से ऊपर है, लेकिन इनमें एजुकेशन का परसेंटेज 2% है। एजुकेशन का परसेंटेज है, बाकी जॉब का तो हम छोड़ देंगे। और इस तरह के समुदाय में बहुत सारी एनजीओ, फाउंडेशंस काम कर रही, जो साउथ इंडिया में हमें देखने को मिली कि ये धर्मांतरण का विषय इसमें ज्यादा है इस समुदाय में। हमने बहुत सारी, दादा ने क्रिमिनल ट्राइब सेटलमेंट में विजिट करी। आपने क्रिमिनल ट्राइब सेटलमेंट का नाम सुना तो होगा, आपको पता है क्या होता है? ब्रिटिशों के खिलाफ ये लोग लड़ते थे, उनको लूटते थे, इनको ठग्स ऑफ इंडिया जैसे आप जानते हैं, ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लेकर आए थे 1871 का, उसे 1924 के तहत क्रिमिनल ट्राइब सेटलमेंट बना दी। मतलब क्या करने का, ये जो पूरा ग्रुप है ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है, इसको तोड़ना है। तो इसमें से कुछ लोग उठा के एक जगह पे उनको सेटल करने का एक कंपाउंड रहती है, उस कंपाउंड में, और उनका आना जाना समय सब नोटिफाइड करना। बाय बर्थ जन्म होता है, हम तो खुशी मनाते हैं ना जब घर में जन्म होता है, तो इनको पुलिस को बताना पड़ता था कि वो बाय बर्थ क्रिमिनल होता था, बाय बर्थ क्रिमिनल। तो कितना भयानक परिस्थिति थी इनके साथ। और इनमें अभी क्या हुआ कि समाज स्वीकारता नहीं है, प्रशासन ध्यान नहीं देता है, किसी सरकार का ध्यान नहीं है, तो इन समाज में इस तरह के एनजीओ सक्रिय हो गए और इनको थोड़ा मान सम्मान मिला, कुछ थोड़े से कपड़े मिलते हैं, कुछ एजुकेशन के बुक्स वगैरह मिलते, धीरे धीरे इनका धर्मांतरण बहुत बहुत तरीके से आपको साउथ इंडिया में देखा जाएगा। आप पहचान नहीं पाएंगे, नाम यही रहेंगे लेकिन धर्म यही नहीं होता है उनका, कैटेगरी वही रहेगी, धर्म वो नहीं होता है उनका। क्यों नहीं होता है? इस तरह के एनजीओ, सरकारी पैसा, सीएसआर का पैसा, जिस तरह से सरकार ने जिस भाव से इस कानून के लेकर सरकार लेकर आई, उसका मिसयूज होने लगा। और दादा को लगा कि सरकार कहां तक जा सकती है, एक आयोग सरकार को अपना रिपोर्ट देगी, सरकार योजना लेकर आएगी,
लेकिन जैसे कहा कि सरकारी योजना बहुत है, सरकार की इच्छा है, ब्यूरोक्रेट्स की भी कुछ उच्चतर अधिकारी की इच्छा होती है, इम्प्लीमेंटेशन का विषय आता है, पर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पूरी गड़बड़ है। अगर इन समुदायों के लिए जहां मैं बोल रहा हूं कि 2% इनकी शिक्षा का विषय है, तो इनको ऑनलाइन या कोई कोर्सेज की बात पूरे ऑनलाइन हो चुके हैं, इनको क्या लेना देना है ऑनलाइन से? तो इनको जीने का भी मतलब आज काम नहीं करेंगे तो रात को इनके घर में खाना नहीं मिलेगा, ऐसी अवस्था है। आप अभी जहां मंदिर के बाहर जा रहे हैं, कभी पूछिए, आपको यही लोग मिलेंगे जो फूल बेच रहे, कुछ ना कुछ काम धंधा, यही लोग मिलेंगे, कोई और नहीं मिलेंगे आपको। तो इस तरह का विषय। दूसरी बात, वहां मंदिर में किसी ने भी चोरी की, पुलिस आके इनको उठा के लेके जाती, पहले इन्होंने की, जैसे कि ये चोरी है। तो इस तरह का विषय इनमें काम करना चाहिए। इन लोगों के लिए काम करने के लिए एक जैसे सीएसआर के साथ ये फाउंडेशन जोड़ना है सही मात्रा में। आप अगर आप 2015 के बाद आप देखेंगे जितने सरकारी डॉक्यूमेंटेशन आ रहे समाज के बारे में, तो यही आ रहे कि यह समाज, इसका योगदान भारत के संस्कृति में, धर्म की रक्षा में इतना रहा है कि आप थोड़ा सोचिए, समाज को लगने वाली हर चीज यह समुदाय देता था, हर चीज। आप जितने किले देखेंगे, जितने राजवाड़े देखेंगे, उनके उन जाति के नाम आप निकालिए, वो आपको घुमंतु जनजातियों से ही मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। इस देश के जितने रास्ते हैं, जितने रोड से डिस्कवर करने वाले यही हमारे धनगर, पाल, गडरिया जैसे समाज होते थे, जिनका उपयोग अंग्रेजों ने किया। लेकिन वो रास्ता बनाने वाला, पत्थर फोड़ने वाला भी घुमंतु जनजाति से है, ओढ़ है, बेलदार है, बुढ़ा, ऐसे समुदाय। लेकिन आज इनकी अवस्था, दशा, शिक्षा, सरकार की योजनाएं, आज कुछ कंपनियां तैयार है पैसा देने के लिए, लेकिन बीच में ये भी आया कि कंपनियों ने खुद के भी एनजीओ बना लिए, खुद के भी ट्रस्ट बना लिए। तो फिर सरकार ने कानून किया कि नहीं, अपने ट्रस्ट को वो नहीं खर्च करेंगे, ऐसे समुदाय को देंगे। लेकिन होता क्या है, मुझे बहुत खुशी हुई इस मंच पर इस विषय से जुड़े हुए लोग हैं आए, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह के जो फाउंडेशन है, आपके पैसों की जरूरत सही मायनों में इन लोगों के लिए है और इन लोगों के लिए काम करने वाले संस्थाओं के लिए है। नहीं तो अन्य तो मैंने जैसे कहा कि बहुत जन्म हुआ, सीएसआर का जिस तरह से कानून आया, ऐसे संस्थाओं का बहुत जन्म हुआ, तो जिस तरह से काम करते हैं, यह उद्देश्य लेकर पद्मश्री दादा इरादे जी ने अपने मन में लाया कि हमें एक फाउंडेशन करना पड़ेगा। संगठन तो देश भर काम कर ही रहा है, लेकिन दिल्ली स्थित एक फाउंडेशन होगा, क्योंकि जब वो दिल्ली में 6 साल तक थे, तो उनके नजर में आया कि एनजीओ, फाउंडेशन, सीएसआर, बहुत सारे सीएसआर के कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने अटेंड किए, तो उनके साथ इस फाउंडेशन को जोड़ना है। इस समाज के जो जो प्रश्न हैं, वो शिक्षा के हो, उनके संस्कृति के हो, कला के हो, उनको जतन करना है, उनमें प्रसार करना है, प्रचार करना है और उनको समाज के मुख्य धारा में लाना है। ऐसे लोगों को इस विषय के साथ जोड़ना होगा, जो सामाजिक संवेदनशीलता अपने मन में रखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों पर, बड़े बड़े पद पर है, लेकिन जिनके मन में सामाजिक संवेदनशीलता है, ऐसे लोग इस विषय के साथ अगर जुड़ेंगे, इस समुदाय के बारे में थोड़े से अपने मोबाइल निकालकर गूगल में खोज करेंगे ये लोग कौन हैं, तो ये लोग हमारे लोग हैं। इनके विकास के बिना हमारा विकास अधूरा है। हमारे घर में एक भाई कमजोर होता है तो घर का विकास नहीं होता। इस तरह ये समाज हमारा प्रश्न है, हमारे समुदाय का प्रश्न है, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का प्रश्न है, हमारे राष्ट्र का प्रश्न है। यह समझकर हमें आगे जाना होगा। यही सोच लेकर आदरणीय दादा इरादे जी ने इस फाउंडेशन की नींव रखी है, जिसका अभी धीरे धीरे काम शुरू होगा। और हमें बहुत खुशी है कि पहली बार इस तरह के कॉन्फ्रेंस में और इतने पद्मश्री जो अलग अलग विषयों में जिन्होंने अत्युच्च काम किया है, देश का सबसे बड़ा सम्मान जिनको मिला है, ऐसे लोगों के सामने यह विषय रखने का सौभाग्य हमें मिला। इसीलिए मैं आयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मैं